कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज किया जा सकता है। बात करते हैं एपिगैस्ट्रिक बर्निंग की, ये क्या है? एपिगैस्ट्रिक बर्निंग प्रेगनेंसी में एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इरिटेटिंग प्रॉब्लम है फीमेल्स को। बेसिकली जो प्रेगनेंसी में हार्मोन्स होते हैं ना, वो आपका जो खुराक की नाली होती है, एसोफेगस और स्टमक के दरमियान जो एक वैल्व होता है उसको लूज कर देते हैं। उसकी वजह से जो स्टमक का एसिड होता है ना, वो रिगर्ज पीछे को जाता है, बैक फ्लो, और वो आपके जो वो फूड वाली लाइन है ना, यानी कि एसोफेगस है, खुराक की नाली, उसको इरिटेट करता है और फिर वो उसको एक हार्ट बर्न वाली फीलिंग होती है। कहती है मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीने पे जलन फील होती है। दूसरा, जब आप ओवर ईटिंग कर लें, आपको जैसे मैं पहले भी बता रही हूँ कि आपने अपने पोर्शन को कंट्रोल करना है, मील्स जो हैं वो डिवाइडेड लेने हैं। अगर आप एक ही टाइम पे बहुत हैवी मील ले लेते हैं, उसके बाद आपने पानी भी पी लिया, तो वो जो स्टमक है वो ओवर डिस्टेंड होता है और वो फिर सारा पीछे को आता है, तो वो भी इरिटेट करता है आपके स्टमक वाले एरिया को भी, और जो इसोफेगस वाला एरिया है खुराक की नाली उसको भी। ठीक, इस बात को हम कंप्लीट करते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है सना जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सना? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। मुझे ना डॉक्टर साहिब से बात करनी है। जी जी प्लीज। मैंने अपना अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। मैं ना मेरी शादी को 2 साल हो गए, तो प्रेगनेंसी नहीं हुई। मेरे मतलब इसका सिस्ट का यूट्रस के ना साइड पे सिस्ट थी, तो वो ऑपरेट भी करवाया है हमने। तो उसके बाद चेकअप करवाया था, तो फिर से होना शुरू हो गई है। तो इसका क्या हाल होगा? प्रेगनेंसी नहीं हो रही। हाँ जी, देखें, ये तो जो सिस्ट के आप बता रहे हैं ना, ये तो सिस्ट की नौयत पे डिपेंड करता है, और ज़रूरी नहीं है कि ये सिस्ट ही एक रीज़न हो। प्रेगनेंसी के ना होने की बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, वो तो प्रॉपरली आपको इवेलुएट कराना पड़ेगा ना, कि बाज़ वक़्त हस्बैंड में भी फैक्टर होता है कि आप अगर सिस्ट रिजॉल्व करेंगे तो हस्बैंड का फैक्टर भी साथ में इंपॉर्टेंट होता है। ये तो कपल की मैनेजमेंट होती है। और जहाँ तक सिस्ट आप कह रही हैं कि दोबारा बन रही हैं, तो ये उसकी नौयत पे डिपेंड करता है वो किस तरह की सिस्ट बन रही हैं। कुछ ऐसी सिस्ट होती हैं जो सिंपल होती हैं और वो रिजॉल्व भी कर जाती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं टाइम के साथ। कुछ ऐसी होती हैं जिनमें ब्लड एक्यूमुलेट होते हैं, जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। पहले भी मैंने एक प्रोग्राम में यहाँ पर उसके बारे में बोला था। तो वो प्रेगनेंसी को ये राह में बड़ी रुकावट होती है, यानी कि वो बांझपन का प्रॉब्लम करती हैं। तो ये आप अपने जो भी आपके कंसर्न डॉक्टर हैं उनसे आप रब्ता करें, जिन्होंने पहले से इसको मैनेज किया है, अगर ये दोबारा बन रही हैं तो। या फिर ये कि अगर आप आना चाहें तो हम लोग भी हाजिर हैं, क्योंकि एक प्रॉपर इवेल्युएशन करके ही आपको गाइड किया जा सकता है। ठीक है सना, आप शामिल हुई प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया और जवाब हमने आप तक पहुंचा दिया। बात को कंप्लीट करते हैं। आप बात कर रही थी एपिगैस्ट्रिक बर्निंग के हवाले से। हाँ जी, अच्छा, तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्रेगनेंसी में थ्रू आउट आपने ना अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। इसी तरह से ये एपिगैस्ट्रिक बर्निंग का भी है। आप एक टाइम पे हैवी मील ना लें, आप अपने मील्स को डिवाइड करके पोर्शन को कंट्रोल करें, जितना आपकी बॉडी उसको बेयर करती है उतना लें। एकदम से आप ना खाने के फ़ौरन तो नहीं अवॉइड कर सकते ना, आप उसको थोड़ा सा जो है वो स्टमक को थोड़ा रिलैक्स करें। जैसे थोड़ा सा मील नीचे जाएगा, फिर ऊपर से पानी जाएगा, तो वो एकदम से रिग्रेस करके पीछे को नहीं आएगा। फिर दूसरी बात ये कि खाना खा के फ़ौरन लेटे नहीं। आप अगर लेटेंगे तो वो भी फिर बैक फ्लो होगा। तीसरा ये कि आप जैसे खाना खाया है उसके थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा वॉक वगैरह करें, फिर आप लेटें। और जो स्पाइसी फूड्स हैं, ज़्यादा मिर्चों वाली, मसालों वाली चीज़ें, ज़्यादा जैसे ऑयली चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करें, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में हार्मोन्स होते हैं जो कि नौजिया वैसे ही कर रहे होते हैं। तो जब फिर वो नौजिया होगा और वो रिगर्ज होगा, तो उससे ये चीज़ जो है वो बढ़ जाती है। अगर फिर भी आपका ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप डॉक्टर से गाइडेंस लें, क्योंकि इसकी फिर मेडिकेशन भी होती हैं जो हम सेफ दवाइयाँ जो हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं इसके लिए। बाकी जैसे जैसे टाइम गुजरता है, स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में जो नौजिया, मतली और उस तरह की वजह से ये हार्ट बर्न ज़्यादा होता है। फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, बेबी का जो प्रेशर होता है ना, वो भी स्टमक के ऊपर जा रहा होता है, तो उसमें भी फिर ये रिगर्ज वाले प्रॉब्लम होते हैं। तो ये स्टार्ट से एंड तक ये प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, इनको आपने खुद मॉडिफाई करना है। ये स्टार्ट से एंड तक ये प्रॉब्लम रहता है, लेकिन अगर आप खुद थोड़ा सा मॉडिफाई करें, जैसे अब दही है इसका इस्तेमाल करें, मिल्क इनटेक जो है ना वो करें, तो उससे भी आपकी एपिगैस्ट्रिक बर्निंग क्योर होती है। और इसके अलावा आप जो है ना वो हैवी मील्स जो है ना एक टाइम पर ज़्यादा ना लें। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारे साथ एक और मौजूद थे, उनका नाम मुझे मालूम नहीं है,
एक सवाल था उनका, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था कि कुछ खाए पिए बगैर भी जो शुगर लेवल है दैट इज 127 पर रहती है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? प्रेगनेंसी जी। अच्छा, प्रेगनेंसी में जो शुगर की वैल्यूज़ है ना वो नॉन प्रेगनेंट से डिफरेंट होती हैं। प्रेगनेंसी में तो खाए पिए बगैर अगर आपका 127 है तो आप डायबिटिक हैं, आपको शुगर का मर्ज है, जी। आप फ़ौरन से अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में निहार मुँह जो शुगर की वैल्यूज़ है ना शुड बी लेस देन 100, जिसको हम कहते हैं 90 से 95 की रेंज में आपको फॉल जी। करना चाहिए। तो ये इनको शुगर का मर्ज है, इनको फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। और कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं कि पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेता है, वॉक वगैरह करता है, तो ये लेवल्स ऐसे ही नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ओके, हाँ जी, वरना फिर एक्सपर्ट की राय ज़रूरी है। बस एक्सपर्ट की राय तो पहले ही आपने लेनी है, जी। वही आपको असेस करेंगे कि आप इसके साथ डाइट कंट्रोल करें और शुगर की दवाई लेनी है तो कौन सी लें। ओके, हमारे साथ कॉलर मौजूद है आयशा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, आप सुनाएं, ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डॉक्टर साहब मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ना मामद की रिपोर्ट भी चेक करवाई है, खुद भी सारा कंप्लीट इलाज करवाया है, वो कहते हैं कोई नुक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी नहीं हो रही प्रेगनेंसी। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगी? देखें हाँ जी डॉक्टर साहब। देखें जो बांझपन है ना ये तो एक बड़ा वाइड किस्म का वो है, इसमें तो आपकी प्रॉपर असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। जी। सिर्फ हस्बैंड का टेस्ट और पेशेंट आपके अपने कोई टेस्ट वगैरह हुए थे? हाँ जी, मेरे भी टेस्ट हुए थे, आखिरी हाल इधर से मैंने इलाज करवाया, सियाल क्लिनिक से, डॉक्टर शाहिद राव से। तो उन्होंने कहा है कोई नुक्स भी नहीं है, हम की रिपोर्ट भी करवाई है, मेरा उन्होंने आखिरी हाल बताया है कि आप टूटे टेस्ट करवाओ। अच्छा। अब मेरे घर वाले ना नहीं मान रहे, वो कहते हैं नहीं हम टूटे टेस्ट नहीं करवाते। अच्छा चलिए। मुझे ना एक दफा प्रेगनेंसी हुई थी, अच्छा। मुझे ना शादी के 8 माह बाद प्रेगनेंसी हुई थी ना, मिसकैरेज हो गया था, फिर उसके बाद नहीं हुआ, 3 साल हो गए शादी को, दोबारा नहीं हो रही। अच्छा, जो आपको मिसकैरेज हुआ था उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई थी? नहीं, कोई उसमें ग्रोथ नहीं थी बेबी की। तो वो मिसकैरेज के बाद आपकी कोई मतलब सफाई वगैरह हुई थी, डीएनसी हुई थी? नहीं नहीं, डीएनसी नहीं हुई थी, उन्होंने कहा था अभी बेबी इतना नहीं बना, बस ना वो 3 वीक का है, मेडिसिन से ही ना जाया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका साइकिल वगैरह ठीक आ रहा था? हाँ जी बिल्कुल ठीक था, कुछ भी नहीं था, अभी भी है। अच्छा चलिए आयशा, मैं वैसे आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ना अगर आना चाहें तो आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकती हैं, हस्बैंड समेत आएँ, अपनी जितनी आपकी लैब्स हैं वो सब लेके आएँ, क्योंकि एक दफ़ा जब जाहिर है ये सिर्फ बातों से नहीं आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ना जब तक आप इवेलुएट ना कर लें। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी नहीं होने देते, लेकिन उसका कोई अल्ट्रासाउंड के साथ ताल्लुक नहीं होता, वो आपके ब्लड में हार्मोन्स होते हैं। जैसे थायराइड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ना, थायराइड भी अगर थायराइड जो गले के होते हैं ना जिसमें हम कहते हैं गदूद होती है, अगर इसके भी हार्मोन सही तरीके से ना बन रहे हों बॉडी में तो वो प्रेगनेंसी नहीं होने देते। और अगर हर चीज़ आपकी ठीक है तो उसकी एक टर्म हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी। लेकिन अनएक्सप्लेन्ड बांझपन, अनएक्सप्लेन्ड बांझपन उस वक्त हम लेबल करते हैं जब आपकी सारी इन्वेस्टिगेशंस हो जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे अभी आप बता रही हैं कि ट्यूब टेस्ट का उन्होंने कहा है, तो ट्यूब टेस्ट इज मतलब एक वो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जी। उसको चेक किए बगैर हम नहीं बता सकते कि आप सब बिल्कुल ठीक हो सकता है ना आपकी ट्यूब में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, आयशा मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप शामिल हुई। ट्यूब टेस्ट के हवाले से कोई मिसकंसेप्शन है कि फैमिली नहीं मान रही? बहुत मिसकंसेप्शंस हैं ट्यूब टेस्ट का ना, एक जनरली ना असल में जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं ना फैमिली वाले ना वो डिस्कस कर रहे होते हैं पेशेंट्स के साथ। अब हर एक तो ट्यूब टेस्ट है ना उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं।